हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। तो इस वीडियो में हम द्रव्य एवं उसकी अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है। आपका ऑप्शन है ए द्रव में गैस का, बी द्रव में द्रव का, सी गैस में द्रव का और डी ठोस में गैस का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का। पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। पायस किसको कहते हैं? द्रव में द्रव का मिश्रण को पायस कहते हैं। तो पायस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WO और एक होता है OW, मतलब जल में ऑयल का मिश्रण और ऑयल में जल का मिश्रण। पायस दो प्रकार के होते हैं। जल में जल का मिश्रण पायस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो आपका ऑप्शन है ए पायस, बी निलंबन, सी फोम और डी जेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पायस। दूध एक प्रकार का पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपके ऑप्शन है ए पारा, बी पानी, सी ईथर और डी बेंजीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। द्रवों में, निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, या इसको सुचालक भी बोल सकते हैं। उसके अलावा ये सब भी हैं लेकिन ये पारा से कम है। सबसे अधिक सुचालक है तो पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? आपका ऑप्शन है ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, बी आसुत जल से बनी बर्फ, सी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण और डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक कैसे किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए अवसादन द्वारा, बी निस्यंदन द्वारा, सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और डी आसवन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से आयोडीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इस विधि से किसी मिश्रण से उन पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को गर्म करने पे वो गैसीय अवस्था में नहीं आके सीधे ठोस से गैस में चले जाते हैं। तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त वाष्प को शीतल करके ठोस रूप में शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि का पृथक्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो आपका ऑप्शन है ए ऊर्ध्वपातन द्वारा, बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, सी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा और डी भापीय आसवन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन द्वारा। जैसे कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि का पृथक्करण किया जाता है। तो अशुद्ध कपूर से शुद्ध कपूर कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है क्योंकि? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्यों? तो आपके ऑप्शन है ए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता, बी जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, सी जल एवं पेट्रोल एक दूसरे के मिश्रणीय हैं और डी जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। इसलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। जल से पेट्रोल से लगी आग को बुझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जल जो है, पेट्रोल जो है वो जल में अघुलनशील है और पेट्रोल जल के ऊपर परत बना लेता है, अतः जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए विलियम का क्वथनांक, बी विलयन की संयंत्रता, सी विलयन की सांद्रता और डी विलयन की शुद्धता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा के अनुपात को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की कुल मात्रा और उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा के अनुपात को विलयन की सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दूध से मक्खन को निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए अवसादन, बी वाष्पीकरण, सी अपकेंद्रण तथा डी आसवन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। दूध से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मिश्रण पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है? मिश्रण पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है? अर्थात मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए, मतलब मिश्रण को एक दूसरे से अलग करने के लिए, अशुद्धियों में से शुद्ध पदार्थ को अलग करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला विधि है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, यह किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि है। मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विलय पदार्थ रवेदार पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जो हैं वो विलयन में ही शेष रह जाती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक का निर्माण करना। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ठोस विलय को पृथक करने किया जाता है। ठोस पदार्थों में से उनकी अशुद्धियों को उसमें रख के शुद्ध पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि उपस्थित विलय पदार्थ रवेदार पदार्थ के रूप में होते हैं और वे पृथक किए जाते हैं और अशुद्धियाँ विलयन में ही रह जाती हैं। तो उदाहरण के लिए बता ही दिए, समुद्री जल से नमक का निर्माण करना, वो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ही नमक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट विधि है हमारा आसवन विधि। तो आसवन विधि क्या है? इस विधि से दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्वथनांकों वाले पदार्थों के मिश्रण को उबालकर उसमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को पृथक किया जाता है। निम्न क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण शीघ्र तथा उच्च क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण धीमा होता है। दोनों द्रवों की वाष्पों को संघनित करके उन्हें शुद्ध रूप में एकत्र किया जाता है। उदाहरण के लिए कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूपों का पृथक्करण, एल्कोहल निर्माण, साबुन निर्माण उद्योग में स्पेंट लाई, ग्लिसरीन का शोधन आदि। आसवन की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन, सरल आसवन आदि। विभिन्न प्रकार के वाष्पन जो विधि है इसकी विभिन्न प्रकार भी हैं, जैसे कि प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन, सरल आसवन इत्यादि प्रकार की विधियां हैं जिनसे द्रवों को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट विधि है वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन क्या है, चलिए इसको जानते हैं। वर्ण लेखन विधि की खोज माइकल स्वेट ने की थी। इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले तथा एक ही विलायक में घुलनशील विलय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक्करण। हमारा अगला विधि है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, तो चलिए वाष्पीकरण को देखते हैं। वाष्पीकरण क्या है? इस विधि से किसी द्रव में विलयन में घुलित ठोस विलय को पृथक किया जाता है। द्रव विलयन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित द्रव विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है तथा ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसमें से ठोस और द्रव में से द्रव का पृथक किया जाता है, जिसमें द्रव जो है वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और ठोस विलयन में ही रह जाता है। नेक्स्ट विधि है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इस विधि से किसी मिश्रण से उन पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त वाष्प को शीतल करके ठोस रूप में शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि का पृथक्करण।
नेक्स्ट है अवसादन व निस्तारण। अवसादन और निस्तारण विधि किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा, चलिए जानते हैं। अवसादन एवं निस्तारण विधियों का प्रयोग भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जब किसी द्रव मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिश्रण के अघुलनशील पदार्थ बर्तन की तली पर एकत्रित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है तथा ऊपरी द्रव को पृथक कर लेना निस्तारण कहलाता है। उदाहरण के लिए तेल व जल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना, धातु शोधन द्वारा द्रवित शुद्ध लोहा प्राप्त करना आदि। नेक्स्ट विधि है हमारा निस्यंदन। निस्यंदन, तो निस्यंदन से किसी पदार्थ को कैसे पृथक किया जाता है, चलिए जानते हैं। निस्यंदन विधि का प्रयोग किसी तरल मिश्रण से अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को एक छन्नित्र से प्रवाहित किया जाता है जिससे द्रव तो प्रवाहित होकर दूसरी ओर निकल जाता है, परंतु बड़े कणों वाला निलंबित ठोस पदार्थ छन्नित्र से न प्रवाहित हो पाने के कारण पृथक हो जाता है। उदाहरण गंदे जल का शुद्धिकरण। गंदे जल का शुद्धिकरण निस्यंदन के द्वारा किया जाता है, जिससे किसी छानने वाले पदार्थ से छान दिया जाता है जिससे कि द्रव जो है वो अलग हो जाता है और ठोस अलग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि क्या है, चलिए जानते हैं। जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर प्रभावी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष से दूर मिश्रण के पात्र की परिधि पर एकत्रित हो जाते हैं तथा कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष के समीप एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध से मक्खन निकालना, रक्त व मूत्र के परीक्षण के लिए विभिन्न संगठनों का पृथक्करण आदि। तो दूध से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।